साल है 2025। भारत, जो विविधता और प्राचीन धरोहर की भूमि है, इतिहास के एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। लेकिन क्या होता अगर यह रास्ता पूरी तरह से अलग होता? क्या होता अगर 15 अगस्त 1947 का वह महत्वपूर्ण दिन, जिस दिन भारत ने औपनिवेशिक शासन की बेड़ियों को तोड़ा, कभी नहीं आया होता? यह एक वैकल्पिक वास्तविकता की यात्रा है, उस भारत की झलक जो स्वतंत्रता की कमी के कारण हो सकता था। कल्पना कीजिए, एक दुनिया का नक्शा जहां भारत का गहना अभी भी ब्रिटिश क्राउन का विषय है। भारत की आत्मा, उसकी भावना, उसकी अदम्य इच्छा एक विस्तारित औपनिवेशिक अनुभव की भट्टी में तप जाती। यह केवल एक काल्पनिक अभ्यास नहीं है, यह इतिहास की धारा में एक गहरी डुबकी है। स्वतंत्रता की कमी के गहरे प्रभाव को समझने की एक खोज है। अतीत की प्रतिध्वनियां वर्तमान में शक्तिशाली रूप से गूंजती हैं। घड़ी को पीछे घुमाकर और एक वैकल्पिक इतिहास का अन्वेषण करके हम आधुनिक भारत को आकार देने वाली ताकतों की गहरी सराहना प्राप्त करते हैं। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष केवल एक राजनीतिक आंदोलन नहीं था, यह एक सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्रांति थी जिसने भारत की अवधारणा को पुनर्परिभाषित किया। इस वैकल्पिक वास्तविकता की महत्ता को समझने के लिए हमें भारत के जीवन के विशिष्ट पहलुओं, राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति में गहराई से उतरना होगा और देखना होगा कि वे निरंतर ब्रिटिश शासन के तहत कैसे विकसित हो सकते थे। यह अन्वेषण उस भारत और संभावित भारत के बीच स्पष्ट विरोधाभासों को उजागर करेगा, स्वतंत्रता की कीमत और औपनिवेशिकता की विरासत के बारे में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। इस वैकल्पिक 2025 में भारत का राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह से अलग होगा। भारतीय लोकतंत्र की भव्य इमारत, जिसमें संसद, संविधान और जीवंत राजनीतिक संवाद शामिल हैं, अनुपस्थित होगी। इसके बजाय ब्रिटिश सम्राट द्वारा नियुक्त एक वायसराय, नई दिल्ली में वायसराय हाउस, अब राष्ट्रपति भवन नहीं के भव्य हॉल से शासन करेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आधुनिक भारत की निर्माता होने के बजाय शायद अभी भी मौजूद होती, लेकिन एक मौन असहमति की आवाज के रूप में, जो अधिक स्वायत्तता की मांग करने और क्राउन के दमन का सामना करने के बीच संतुलन साधने की कोशिश करती। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे व्यक्ति, जिन्होंने स्वतंत्र भारत को आकार दिया, स्वतंत्रता की मांग करने वाले उग्र कार्यकर्ताओं के रूप में याद किए जाते। उनके राजनेता बनने की संभावनाएं अधूरी रह जाती। राजनीतिक दलों का जटिल जाल बाएं से दाएं तक ब्रिटिश हितों के साथ अधिक संरेखित प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता। क्षेत्रीय सत्रप और रियासतें कुछ स्वायत्तता बनाए रख सकती थीं। उनकी वफादारी जटिल गठजोड़ और एहसानों के माध्यम से सुनिश्चित की जाती, जो राज की विभाजन और शासन की रणनीति की एक भूतिया प्रतिध्वनि होती। एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में भारत की अवधारणा बहुत कमजोर हो सकती थी। स्वतंत्रता संग्राम की एकीकृत शक्ति और उसके बाद के राष्ट्र निर्माण परियोजना के बिना क्षेत्रीय पहचान और भाषाई अंतर मजबूत पकड़ बना सकते थे, जिससे एक अधिक खंडित उपमहाद्वीप बनता, जो आंतरिक संघर्षों और अस्थिरता की संभावना से ग्रस्त होता। इस वैकल्पिक भारत का सामाजिक ताना बाना लंबे औपनिवेशिक शासन के गहरे घावों को सहन करेगा। ब्रिटिश राज अपनी विभाजन और शासन की नीति के साथ अक्सर अपने लाभ के लिए मौजूदा सामाजिक विभाजनों का शोषण करता था। यह दृष्टिकोण हिंदू और मुस्लिमों के बीच तनाव को बढ़ा सकता था, जिससे एक अधिक खंडित और अस्थिर समाज बनता। जाति का भूत बड़े पैमाने पर मंडराता। ब्रिटिश प्रशासन कुछ सामाजिक सुधारों के प्रयासों के बावजूद अक्सर मौजूदा सामाजिक पदानुक्रम को बनाए रखना सुविधाजनक पाता था। इस वैकल्पिक वास्तविकता में जाति आधारित भेदभाव और भी अधिक जड़ें जमा सकता था, सामाजिक गतिशीलता को बाधित करता और असमानता को बनाए रखता। दलितों की दुर्दशा, जो जाति व्यवस्था के निचले पायदान पर हैं, विशेष रूप से गंभीर होती। 20वीं सदी में गति प्राप्त करने वाले सामाजिक जागृति और सुधार आंदोलनों को दबा दिया जा सकता था, जिससे दलित और भी अधिक हाशिए पर और असुरक्षित हो जाते। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली उपकरण एक अलग पथ का अनुसरण कर सकता था। ब्रिटिशों द्वारा पेश की गई अंग्रेजी शिक्षा को अक्सर औपनिवेशिक प्रशासन की सेवा करने वाले भारतीयों की एक वर्ग बनाने के साधन के रूप में देखा जाता था। इस वैकल्पिक वास्तविकता में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सीमित रह सकती थी, मौजूदा सामाजिक पदानुक्रम को बनाए रखती और सामाजिक प्रगति को बाधित करती।
एक निरंतर उपनिवेशित भारत का आर्थिक परिदृश्य एक जटिल तस्वीर प्रस्तुत करता है। हालांकि ब्रिटिश राज ने कुछ आधुनिकीकरण लाया, जैसे कि रेलवे और सिंचाई प्रणालियों का विकास, ये अक्सर ब्रिटिश हितों की सेवा के लिए डिजाइन किए गए थे, न कि समान विकास को बढ़ावा देने के लिए। भारत अपने विशाल प्राकृतिक संसाधनों और मानव पूंजी के साथ कुछ औद्योगिक विकास देख सकता था, लेकिन यह स्वतंत्र भारत की आर्थिक प्रगति को प्रतिबिंबित करने की संभावना नहीं है। ब्रिटिश उद्योगों को दी गई संरक्षणवाद और विशेष उपचार की नीतियों ने भारतीय उद्यमिता को दबा दिया होता, भारतीय अर्थव्यवस्था को साम्राज्य की जरूरतों से बंधे रखता। गरीबी का भूत, जो औपनिवेशिक भारत के लाखों लोगों के लिए एक कठोर वास्तविकता था, इस वैकल्पिक संस्करण में भी बना रह सकता था। ब्रिटिश सरकार का राजस्व निष्कर्षण पर ध्यान केंद्रित करना गरीबी उन्मूलन के बजाय जनसंख्या के विशाल हिस्सों को गरीबी और अभाव में छोड़ देता। 60 के दशक में भारत के कृषि क्षेत्र को बदलने वाली हरित क्रांति कभी नहीं हो सकती थी। यह तकनीकी छलांग स्वतंत्र भारत में सरकारी नीतियों और निवेशों द्वारा संचालित निरंतर औपनिवेशिक शासन के तहत होने की संभावना नहीं थी, जिससे भारत खाद्य आयात पर निर्भर और अकालों के प्रति संवेदनशील हो जाता।